नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशमी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के चौथे दिन सबसे पहले प्रश्नकाल हुआ। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर प्रश्न पूछे। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर वहां की विधायक ममता राकेश ने सवाल किया। वहीं यूक्रेन से आए युवाओं का मुद्दा भी सदन में उठा। तो आपको बता दें कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के चौथे दिन सबसे पहले प्रश्नकाल हुआ। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर प्रश्न पूछे। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर वहां के विधायक ममता राकेश ने सवाल किया। वहीं यूक्रेन से आए युवाओं का मुद्दा भी सदन में उठा। सदन में इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए। विधानसभा में सबसे पहले प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। बजट सत्र के चौथे दिन सदन में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मांग की है कि वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, जिससे कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। बीते रोज उत्तराखंड सरकार ने बजट सत्र के तीसरे दिन वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। सड़क, किसान, महिला और शिक्षा समेत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक समावेशी बजट का दावा किया गया। इस बार के बजट में कृषि एवं उद्यान विभाग के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की है। वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनसे जानते हैं। सर, अगर बजट की बात करें, आपके विभाग को किस तरह का बजट मिला और पूरे बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार करता हूं कि आपने जगह जगह संवाद कार्यक्रम किए थे, जनता की राय ली थी और जनता की राय लेने के बाद जन भावनाओं के अनुरूप ये बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ है। नौजवानों को ख्याल इसमें रखा गया है, महिलाओं का ख्याल इसमें रखा गया है, जनजातियों का ख्याल इसमें रखा गया है, पिछड़ी जातियों का ख्याल इसमें रखा गया है, पूर्व सैनिकों की चिंता इसमें की गई है, स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष ध्यान दिया गया है और जो देश की रीढ़ है, जो अन्नदाता किसान है, किसान की विशेष चिंता इसमें की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40% अधिक कृषि का बजट दिया गया है, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। 2023 को इंटरनेशनल विलेज डे घोषित किया है और श्री अन्न को, मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए अलग से बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम मिलेट्स के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हमारे किसानों की आय को दुगनी कर सकते हैं। और जो हमारा सपना है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, देश के अग्रणी राज्य में होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने बताया कि बजट में जिस तरह का प्रावधान हुआ है, उससे जो है काफी फायदा सीधे तौर पर प्रदेश के किसानों को पहुंचने वाला है। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं योगेश सिमवाल, एपीएन न्यूज, गैरसैंण।
और उधर विधानसभा में बुधवार को पेश हुए बजट के प्रति स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। चमोली में लोगों ने कहा कि सूबे की सरकार ने बजट तो पेश किया, लेकिन इसमें गैरसैंण की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। गैरसैंण की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। स्थानीय लोगों में इस दौरान काफी आक्रोश नजर आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी सरकार से, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। हमको तो लग रहा सर कि कुछ नहीं कर। मेरा मेन मुद्दा है सर, मेरा नाम पंचम सिंह है सर। मेरे गांव में सर स्कूल जूनियर हाई स्कूल नहीं है सर। इस स्कूल के लिए आराम से हमने सर जमीन दान हम दे रखी सर। कम से कम 6 साल हो गए करीब। पहले विधायक साहब से उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद दूसरे विधायक आए उनसे रिक्वेस्ट की सर। अभी विधायक साहब से रिक्वेस्ट की। तो जब ये लोग चुनाव के टाइम सर गाँव में जाते हैं तो बोला ये हो ही जाएगा। सबसे पहले ये काम होगा। अभी के लिए कोई सुनाई नहीं है। हमारे यहाँ के सर 85 लड़के सर आज भी इंटर कॉलेज आते हैं, जो कि सर 6 किलोमीटर से। जब ये बरसात के टाइम पर हमारे बच्चे नहीं जाते हैं। जंगल का रास्ता है सर, नाली गदेरे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे। हमारी मेन मांग सर सुबह गाँव में जूनियर हाई स्कूल होने से मेरा मेन मुद्दा सर। तो हमने सर इसके लिए जमीन भी दान हम दे रही थी सब चीज़ हो रही थी सर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो विधानसभा बजट सत्र के दौरान महिला कांग्रेस ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जंगल चट्टी पहुंची। वहीं लाल माटी में पुलिस बैरिकेड्स पार करते हुए इस दौरान उन्होंने दीवार भी पार कर दी। इन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक मामला, विधानसभा भर्ती घोटाले के साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार को घेरा। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रोतेला ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में शामिल लोगों को बचाने का भी इस दौरान आरोप लगाया गया। उधर देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सदन में कल पेश किए गए बजट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने जनता की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने का काम किया है। राज्य सरकार पिछले बजट का सिर्फ 60% ही खर्च कर पाई है। करण महारा ने कहा कि 9.5 यहाँ पर 911 किलोमीटर सड़कों के गड्ढों को भरा गया, लेकिन 2.5 यानी कि 2.5 महीने में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया, वो असंभव है। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को 15 मार्च को हटा दिया जाता है। 2001 से 2017 तक प्रदेश पर कुल 35,000 करोड़ का कर्ज था। बीजेपी सरकार 2017 से अब तक 99,749 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि पलायन की सबसे बड़ी वजह है कि आज 6,000 गांवों में सड़कें नहीं हैं। 4 धाम यात्रा के लिए इस बजट में सिर्फ 10 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो कि शर्मनाक है। उधर काशीपुर में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली करीब 100 महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि देश के विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा दिवंगत स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह के आयोजन की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत काशीपुर में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा बाजपुर रोड स्थित एक रिजोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रही महिलाओं को पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान अगर मेयर की बात करें तो मेयर ओशा के साथ ही वहां पर सीओ काशीपुर वंदना वर्मा समेत करीब 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें महिला कल्याण पर दिवंगत नेता के सपने को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही हैं।
रुड़की में उस जगह फिर बड़ा हादसा हुआ जहां ऋषभ पंत दुर्घटना का शिकार हुए थे। यहां के मंगलौर में एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गई। कार आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके बाद हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए यह पलट गई। हादसे में नोएडा निवासी 4 दोस्त घायल हो गए हैं। वहीं यह घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को हटवाकर जाम को खुलवाया। हादसा होता देख मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद ग्रामीणों ने कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला। हादसे में साहिल, सावन, प्राची और श्रुति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाकर जाम को खुलवाया। खबर मसूरी से है, जहां पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से देहरादून की ओर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के ब्रेक फेल हो जाने से बस दीवार से जा टकराई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बस में बैठे करीब 35 यात्रियों की जान बच गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बहरहाल इस घटना से सरकार और परिवहन विभाग की पोल भी खुल गई है कि आखिर विभाग बसों के संचालन और उनके रखरखाव को लेकर कितना अलर्ट रहता है। इस घटना ने बेनकाब कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग खटारा बसों का संचालन करता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उधर जसपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर साल 2014 में ग्राम प्रधान बने तथा वर्तमान में प्रधान पति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद फरार हुए निवर्तमान ग्राम प्रधान पर उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान के द्वारा 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस टीम के द्वारा प्रधान पति की तलाश में दबिश दी जा रही है। दरअसल जसपुर के गांव गुल्लर गोजी के पूर्व प्रधान और वर्तमान में प्रधानपति और कांग्रेस नेता नईम अहमद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ग्राम प्रधान बनने के मामले में दर्ज एक मुकदमे में फरार चल रहे हैं। कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा गांव में मुनादी भी कराई गई थी, जिसके बाद अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी नईम अहमद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि साल 2014 में नईम अहमद ग्राम प्रधान थे, जिसके बाद गांव के ही व्यक्ति के द्वारा इनके खिलाफ एक शिकायत की गई थी कि ये फर्जी दस्तावेजों पर ग्राम प्रधान बने हैं, जिसके बाद नईम अहमद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपी नईम अहमद की तलाश में एसओजी की टीम के साथ कई टीमें दबिश दे रही थी। अब जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उधर रामनगर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष जाहिर करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी का पुतला भी फूंका। छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मेहरा और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मनीष जोशी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रामनगर के आसपास के इलाकों में नशे का कारोबार पूरी तरह फल फूल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस कारोबार के कारण युवा पीढ़ी इसकी ओर लगातार अग्रसर हो रही है। वहीं आए दिन नशे की वजह से किसी न किसी के साथ मारपीट की भी घटनाएं हो रही हैं। इन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व मनीष जोशी के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी तहरीर कोतवाली में दी गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें थाने से ही लाकर छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सीओ और कोतवाल को बर्खास्त करने की भी मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की भी इस दौरान चेतावनी दी। इसमें सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ आवाज उठाई थी। 2 दिन पहले नशे के खिलाफ एक मुहिम चली थी, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई और उनकी जो नशे के कारोबारी हैं उन्होंने आगे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, बदतमीजी करी। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और समस्त जो भी जनमानस थे आगे रामनगर के सभी वहाँ कोतवाली गए। इन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी और हमसे कहा कि हमने इन्हें जेल में डाल दिया है और उनका SC/ST एक्ट लगाया है। पर उसके अगले दिन ही इन्होंने पता नहीं इन्होंने पैसे खाए या जो करा, इन्होंने अगले दिन ही उन लोगों को रिहा कर दिया और बिना किसी कोर्ट में पेश करे, बिना किसी उसके कोतवाली से उनका चालान काटा और उनको बिना परमिशन के रिहा कर दिया। और
मैंने उनसे पूछा, मैंने एसएसआई सर से पूछा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मामला सीओ साहब के पास है और बिना सीओ साहब की वेरिफिकेशन के उस अपराधी को रिहा कर दिया गया है और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारे द्वारा सभी छात्र द्वारा नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है। हम जितनी भी शिकायत दर्ज करते हैं उसमें पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम उनका यहाँ से ट्रांसफर करवाने के लिए अपने क्या कहते हैं अनशन में बैठेंगे जब तक हमारे लिए कार्रवाई नहीं हुई। और उधर देहरादून में कूड़े की व्यवस्था सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा रायपुर में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया जा रहा है, लेकिन इलाके के लोगों में इस प्रोजेक्ट को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों ने कूड़ा निस्तारण प्लांट के विरोध में जिलाधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस प्लांट को न लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो जगह प्लांट लगाए जाने के लिए चिन्हित की गई है उससे 100 मीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान और 190 मीटर की दूरी पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, नदी और स्कूल भी हैं। प्लांट लगने से इस स्थान के प्रदूषित होने की आशंका है। इसको लेकर स्थानीय निवासियों ने संघर्ष समिति का गठन कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई तो स्थानीय जनता को सड़क पर उतरकर विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।